हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर मैराथन सीरीज़ के इस दूसरे पार्ट को लेकर के हम आपके बीच आ चुके हैं। और दोस्तों आज का भी ये सेशन पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा खास होगा। दोस्तों इस मैराथन सीरीज़ को लगातार 3-4 दिन तक हम लेकर के चलेंगे, ऐसा हमने पहले ही आपसे वादा कर लिया है। तो दोस्तों आज का ये जो सीरीज़ होने वाला है, आज का ये जो ये पार्ट होने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। विशेष करके उन विद्यार्थियों के लिए तो ये पूरी सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी जो ट्रिपल सी की अभी तैयारी कर रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। तो आप बड़े ही आसानी के साथ अपना आंसर मिला लीजिए और चेक कर लीजिए कि आपकी तैयारी फ़िलहाल में कैसे चल रही है और कितना अभी आपको मेहनत और करना है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम का दिन बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, तो अब आपको पूरी तरह से कमर कस लेना चाहिए। और ये जो सेशन हम लेकर के आए हैं मैराथन सीरीज़ वाला, ये तो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का काम करेगा। तो इस पूरे के पूरे सीरीज़ को आप लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और अपनी तैयारी को आप चेक करिए और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपने इस पूरे सीरीज़ में कुल कितने राइट आंसर किए हैं। दोस्तों जल्दी से मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सामने बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन को सेट करने के बाद आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें आपकी ज़रूरत है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना बहुमूल्य कमेंट भी लगातार करते रहिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग एक मैराथन सीरीज़ लेकर के चलेंगे जो स्पेशली ट्रिपल सी के लिए सुपर क्लास के तौर पर होगा और इसमें ट्रिपल सी के वो सभी टॉप क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगा। दोस्तों अभी जितने भी हमारे मित्र, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स इस समय लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 सारी शुभकामनाएं और दिल से आप सभी को धन्यवाद। आप लोगों का ही सपोर्ट है कि फुल एनर्जी सुबह से लेकर शाम तक बनी रहती है और मैं आपके लिए यह एक सेकंड पार्ट भी लेकर के आ चुका हूं। अगर आज आप लोगों का रिस्पांस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा तो कल इसका तीसरा, फिर परसों इसका चौथा पार्ट भी मैं आप लोगों के बीच लगातार लाता रहूँगा। तो दोस्तों आज का जो सेशन है, जल्दी से इस सेशन को लाइक कीजिए क्योंकि एक छोटी सी आपकी लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है और मैं उस लाइक को देख करके लगातार आपके लिए वीडियो ला सकता हूं। तो दोस्तों आपको जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर लेना है और आप सभी को एक बार मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। दोस्तों अब हम लोग चलेंगे अपने इस पहले क्वेश्चन की तरफ। इस सेशन का, इस सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है, हम लोग चलते हैं उस पर और देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो दोस्तों कमेंट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। दोस्तों जो सबसे हमारा पहला प्रश्न है वो है, किस नोट पर गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नों को बिल्कुल केयरफुली, मैं हर बार आपको यही कहता हूं कि प्रश्न को ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल सटीक आंसर पे तुरंत चले जाएंगे। तो दोस्तों प्रश्न है, किस नोट पर गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ नहीं शब्द काफ़ी खास हुआ है। तो किस नोट पर गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता है? 1 रुपए की नोट, 5 रुपए, 10 रुपए या फिर 2000 की नोट पर? चलिए जल्दी से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों जल्दी से अपना कमेंट कीजिए, लगातार सबके कमेंट आने चाहिए। दोस्तों जितने भी लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं, लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के साथ जुड़ें। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहले प्रश्न का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 रुपए की नोट पे। जी हाँ दोस्तों, 1 रुपए की जो नोट होती है उस पर हस्ताक्षर गवर्नर के नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 रुपए की नोट पर वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। बाकी 2 रुपए से लेकर के और 2000 तक की सभी नोटों पर गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो बहुत खास प्रश्न हो जाता है, 1 रुपए की नोट पर गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता है। यहाँ वित्त सचिव का, जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी होते हैं,
उनका सिग्नेचर होता है, जबकि 2 रुपए से लेके 2000 तक की सभी नोटों पर वर्तमान में गवर्नर का सिग्नेचर होता है। दोस्तों आपको बता दें और आपको याद दिला दें कि कल का जो दिन था यानी कि जो 8 नवंबर था वह नोटबंदी के दिन से जाना जाता है। दोस्तों 6 साल पहले 8 नवंबर को ही नोटबंदी की गई थी, जिसमें 500 और 1000 रुपए की नोट को बैन किया गया था और उसके बाद से आप लोगों को 2000 रुपए का नोट देखने को मिला था, जो वर्तमान में फिलहाल तो किसी को देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 रुपए का नोट। अब चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत खास प्रश्न, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसे। टेलीग्राम पर कोई फाइल अधिकतम कितने आकार का भेजा जा सकता है? जी हां दोस्तों, जो टेलीग्राम है उस पर फाइल अधिकतम कितने आकार का आप भेज सकते हैं? 25 MB, 512 MB, 1 GB या फिर 1.5 GB? जल्दी जल्दी कमेंट आना चाहिए, लगातार सबका कमेंट आना चाहिए। बिल्कुल सही सही आंसर आप लोग करते रहिए और ज़रूर आप लोग मुझे लास्ट में बताइएगा कि कुल कितना आपने राइट आंसर किया है। तो दोस्तों जो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 GB। जी हाँ दोस्तों, 1.5 GB तक की फाइलों को आप बड़े आसानी के साथ टेलीग्राम पर भेजने का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक टेलीग्राम से रिलेटेड ही एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए और वहां सर्च करिए CCI एजुकेशन नगरा। जी हाँ दोस्तों, CCI एजुकेशन नगरा सर्च करिए और वहां हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे CCI एजुकेशन नगरा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर भी आपको कई सारे नोट्स और साथ ही साथ आपको ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उन सभी प्रश्नों को आप बड़े आसानी के साथ वहां पर भी टेस्ट के तौर पर आप दे सकते हैं। तो आप जल्दी से टेलीग्राम पे सर्च करिएगा इस वीडियो को फिनिश करने के बाद CCI एजुकेशन नगरा और जुड़ जाइएगा हमसे टेलीग्राम पर भी। तो दोस्तों टेलीग्राम पर 1.5 GB तक की फाइल को बड़े आसानी के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं 3rd नंबर के क्वेश्चन पे। IP एड्रेस में अधिकतम कितनी संख्या होती है? दोस्तों अगर कल का सेशन आपने ध्यान से देखा होगा तो 100% सभी लोगों का यह आंसर बिल्कुल सही होगा। IP एड्रेस में अधिकतम कितनी संख्या होती है? 253, 54, 55 या फिर 56? दोस्तों 200 सब में लगा हुआ है, तो 253, 254, 255 या फिर 256? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, IP एड्रेस यानी पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 255। दोस्तों कल ही मैंने बताया था आपको, कल वाले ही सेशन में मैंने आपको बताया था कि जो IP एड्रेस होता है दोस्तों, IP एड्रेस में 0 से लेकर के 255 तक के डिजिट आते हैं और इन संख्याओं को एक पेयर में ऑक्टेट कहा जाता है। दोस्तों IP के बारे में एक और फैक्ट जोड़ देता हूं मैं, इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। IP के कुल 2 वर्जन हैं, IPv4 और IPv6। दोस्तों IPv4 जो होता है वो 32 बीट का होता है, जबकि IPv6 जो है वो 128 बीट का होता है। दोस्तों IPv4 बाइनरी बीट के साथ साथ डेसिमल पे काम करता है, जबकि IPv6 हेक्साडेसिमल पर काम करता है। तो इतने सारे प्रश्न यहाँ पर आपको तैयार हो जाएंगे, तो बिल्कुल इन सारी फैक्ट को भी आप अपने एक नोटबुक पर लगातार लिखते रहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3rd का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 255। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किसी वेबसाइट का पहला पेज किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, किसी भी वेबसाइट का जो सबसे पहला पेज होता है उसको किस नाम से जानते हैं? मेन पेज, स्टार्टिंग पेज, होम पेज या फिर स्टैटिक पेज? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों वेबसाइट का पहला पेज किस नाम से जाना जाता है? कमेंट आपका लगातार आते रहना चाहिए। दोस्तों पहला जो वेबसाइट का पेज होता है उसे हम सभी होम पेज कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, होम पेज किसी वेबसाइट का पहला पेज होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। किसी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न के तरफ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेटवर्क टोपोलॉजी में कौन सा टोपोलॉजी 2 अलग अलग टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है? जी हाँ दोस्तों, 2 अलग अलग टोपोलॉजियों का कॉम्बिनेशन कौन सा टोपोलॉजी होता है? रिंग, मेश,
ट्री या फिर स्टार टोपोलॉजी? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। टोपोलॉजी के बारे में कल मैं जो बातें आपको बताया था एक बार फिर से रिकॉल करा दूं तो टोपोलॉजी 5 प्रकार के होते हैं जिन्हें कनेक्टिविटी भी कहा जाता है, और इसमें बस, स्टार, रिंग, ट्री, मेश, ये 5 आते हैं। और इन पांचों में जो 2 अलग अलग टोपोलॉजियों का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्री टोपोलॉजी जो है ये 2 अलग अलग टोपोलॉजी का। अब प्रश्न आता है कि वो कौन कौन सी टोपोलॉजी? तो जी हाँ दोस्तों, एक होता है स्टार टोपोलॉजी और एक होता है बस टोपोलॉजी। बस और स्टार का कॉम्बिनेशन जो है वो होता है ट्री टोपोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, बस का और स्टार टोपोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी, और ये 2 अलग अलग टोपोलॉजियों पर कार्य करता है, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो दोस्तों इस तरह के बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न जो है आगे आपको लगातार मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा सेशन बहुत ही धांसू होने वाला है। बहुत सारे यूनिक क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। तो दोस्तों मैं पूरी आशा के साथ ये कह सकता हूँ, मैं पूरी उम्मीद के साथ ये कह सकता हूँ कि आप लोग इस पूरे सेशन के साथ लगातार जुड़े रहिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एस ग्रेड तक दिलवा दूं। तो दोस्तों बिल्कुल लगातार बने रहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? बहुत अच्छा, इनर एंड आउटर कंडक्टर किस केबल में होते हैं? जी हाँ दोस्तों, किस केबल के अंतर्गत आपको इनर एंड आउटर कंडक्टर मिलते हैं? कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक केबल या फिर नॉन ऑफ दीज? तो दोस्तों चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या है। दोस्तों केबल के बारे में हमने आपको बताया था कि जो केबल होते हैं वो मुख्य रूप से 3 तरह के केबल्स को यहाँ पर आपके सिलेबस में डिफाइन किया गया है, और वो केबल्स कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर और फाइबर है। तो इन तीनों में किस केबल में इनर और आउटर कंडक्टर होता है? तो बिल्कुल सही जवाब काफ़ी लोगों का आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कोएक्सियल केबल। दोस्तों कोएक्सियल केबल में एक इनर कंडक्टर और एक आउटर कंडक्टर होता है। जो इनर कंडक्टर होता है वही सबसे ज़्यादा सॉलिड होता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ फैक्ट बता देते हैं आपको कोएक्सियल केबल का। तो कोएक्सियल केबल की स्पीड बड़ी अच्छी होती है, और इसके अंदर जो सबसे अंदर वाला मेन केबल होता है वही इनर कंडक्टर होता है। फिर उसके ऊपर एक सॉलिड प्लास्टिक का कवर होता है, फिर उसके बाद एक मेश यानी कि जाल लगा होता है, और सबसे ऊपर में आपको आउटर कंडक्टर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कोएक्सियल केबल बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है विंडोज़ 11 को कब लॉन्च किया गया था? जी हाँ दोस्तों, कई बार ये रिपीट किया जा चुका है प्रश्न। विंडोज़ 11 को कब लॉन्च किया गया है? 30 सितंबर 2018, 29 जुलाई 2019, 24 सितंबर 2021 या फिर 5 अक्टूबर 2021? विंडोज़ का जो 11 वर्जन है उसको कब लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 अक्टूबर 2021। दोस्तों विंडोज़ ने अपना नया वर्जन विंडोज़ 11 के नाम से लॉन्च किया, और वो लॉन्च किया था 5 अक्टूबर 2021। दोस्तों एक फैक्ट आपको और याद दिला दें कि जो 24 सितंबर डेट था, ये डेट जो है इस दिन अनाउंसमेंट हुआ था कि विंडोज़ का 11 वर्जन बहुत ही जल्द बाज़ार में आ जाएगा, जबकि 5 अक्टूबर 2021 को इसे लॉन्च किया गया। यानी 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है विंडोज़ का 11 वर्जन आए हुए। दोस्तों 11 वर्जन की सबसे ख़ास बात आपको बता दें जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और वो है कि विंडोज़ के 11 वर्जन में जो स्टार्ट बटन है वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट बटन जो आपको 7 या पुराने वर्जनों में इधर लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है वो चला आया है बिल्कुल ही सेंटर में। तो ये बहुत ख़ास बात है विंडोज़ 11 की। दोस्तों विंडोज़ 11 पर भी मैंने एक वीडियो बना करके रखा हुआ है, आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट का विजिट करके और विंडोज़ 11 के भी कुछ सीक्रेट सेटिंग को आप आसानी से सीख सकते हैं। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है नेक्स्ट वाला, अल्ट्रा वायलेट लाइट से किस मेमोरी का डाटा मिटाया जाता है? बहुत अच्छा, अल्ट्रा वायलेट लाइट से किस मेमोरी का डाटा मिटाया जाता है? ईपी रोम, ईईपी रोम,
एम रोम या फिर बायोस। दोस्तों जल्दी से और बिल्कुल सही आपका कमेंट आना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने प्रश्नों में कई बार आपको यह प्रश्न जो है वो बताया हुआ है, क्लास में भी कई बार इस पर डिस्कस किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोगों ने कई बार जो है हमारे वीडियोस में भी इन प्रश्नों को देखा होगा। तो आपको बताना है अल्ट्रा वायलेट लाइट से किस मेमोरी का डाटा मिटाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईपी रोम। दोस्तों यहाँ पर जो चारों नाम दिए गए हैं इनका फुल फॉर्म भी हम लोग साथ में कवर करते चले। तो मैं आपको बता दूं कि जो ईपी रोम है इसका पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, जबकि ईपी रोम का पूरा नाम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। एम रोम का पूरा नाम है मास्क रीड ऑनली मेमोरी। और बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो दोस्तों इनका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो दोस्तों इन सभी का फुल फॉर्म भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंडिया के पहले सर्च इंजन का नाम क्या है। दोस्तों बहुत सारा सर्च इंजन, गूगल तो आप दिन भर में सैकड़ों बार यूज़ करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के सबसे पहले सर्च इंजन का नाम क्या है। तो आपको बताना है जस्ट डायल, गुरुजी.com, क्यू मामू या फिर एपिक। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए भारत के पहले सर्च इंजन का नाम। और अपने देश के लिए, भारत देश के लिए जल्दी से लाइक बटन भी प्रेस कर लीजिए। अपने इंडिया के लिए बताना है आपको कि कौन सा सर्च इंजन जो है वह भारत का पहला सर्च इंजन है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, भारत का जो सबसे पहला सर्च इंजन है वो है guruji.com। जी हाँ दोस्तों, guruji.com। हम भारतीय हैं, बहुत ही यूनिक नाम रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, वेबसाइटों का भी नाम बड़े आदर सत्कार के साथ हम लोग रखते हैं। और जैसे देखिए यहाँ पे बड़े ही अच्छे तरीके से guruji.com इसका नाम रखा गया है। तो भारत के पहले सर्च इंजन का नाम है guruji.com। दोस्तों एक और इस प्रश्न में बहुत खास प्रश्न छुपा हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूं तो आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो जान के बड़ी हैरानी होगी कि भारत का जो पहला ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र, उसका नाम इपिक है। दोस्तों भारत के पहले वेब ब्राउज़र का नाम इपिक है, इसे भी फटाफट नोट कर लीजिए। भारत के पहले वेब ब्राउज़र का नाम है इपिक। और पहले सर्च इंजन का नाम तो आप जान ही गए, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप इसको चाहोगे भूलना तो नहीं भूल सकते, क्योंकि ये नाम है guruji.com। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एकदम दोस्तों बिल्कुल तैयार रहिए। BOM का पूरा नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, BOM का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मेथड, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, ब्राउज़र ओरिएंटेड मेथड या फिर ब्राउज़र ओरिएंटेड मॉडल। जल्दी से आपका कमेंट आना चाहिए। BOM का पूरा नाम क्या है। दोस्तों ये प्रश्न अभी हाल ही में पिछले महीने में पूछा गया था, इसी वजह से इसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, BOM का पूरा नाम। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि BOM जो है इसका पूरा नाम यहाँ पर है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। जी हाँ दोस्तों, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल जो है यह एक तरह का मॉडल होता है जो ब्राउज़र पर ऑब्जेक्ट वगैरह को ढूंढने में हमारी मदद करता है, और ये है BOM का पूरा नाम। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल धांसू, बिल्कुल फाड़ू क्वेश्चन, बिल्कुल सटीक आंसर होना चाहिए। कई बार हमने अपने प्रश्नों में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। शिफ्ट कंट्रोल, आप चाहें तो दोनों को आगे पीछे भी कह सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं, यानी इनका क्या नाम है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर बटन जो है इनको किस नाम से जाना जाता है। फंक्शन, मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिक या फिर स्पेशल। जल्दी से कमेंट होना चाहिए। कंट्रोल, अल्ट और फिर शिफ्ट बटन, इनको किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही, इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा मॉडिफायर बटन। जी हाँ दोस्तों, मॉडिफायर बटन के नाम से जाने जाते हैं। इनको कभी आप अकेले प्रेस कीजिए तो इनका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जैसे ही किसी दूसरे बटन के साथ इन तीनों में से किसी बटन को यूज़ करें, या तीनों को करें या दो को करें, तो दोस्तों वो बहुत ही अच्छे तरीके से उस शॉर्टकट को मॉडिफाई कर देते हैं, इसीलिए इनको मॉडिफायर बटन नाम दिया गया है। एक और आपको जानकारी दे दें तो फंक्शन की जो होते हैं वो कीबोर्ड में बिल्कुल ही आपको ऊपर देखने को मिलते हैं, जिनमें F1, F2, F3
सॉरी दोस्तों, F1, F2, F3 इस तरह के बटन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सभी बटन जो है वो फंक्शन की कहलाते हैं, जबकि कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर बटन को मॉडिफायर बटन के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आगे आप लोगों को मिलने वाले हैं, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला सर्च इंजन कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला सर्च इंजन कौन सा है? दोस्तों इंटरनेट पर यहाँ बात हो रही है, भारत की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला सर्च इंजन आर्ची, गूगल, येंडेक्स और बीइंग। जल्दी जल्दी आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर कौन सा सर्च इंजन इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, एकदम धड़ल्ले से आप बता सकते हैं, मुझे पूरा उम्मीद है। दोस्तों बिल्कुल लगातार आप लोगों के राइट आंसर आ भी रहे हैं, और ये है गूगल। दोस्तों गूगल जो है यह आपका सर्च इंजन है जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो गूगल इंटरनेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन है। दोस्तों यहाँ पर दो प्रश्न मैं आपको बहुत ही ज़्यादा खास बताने वाला हूँ, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। दोस्तों जो प्रश्न लिखे हैं केवल उनका ही मतलब नहीं है। दोस्तों इन प्रश्नों के साथ जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये आपकी जानकारी को और ज़्यादा स्ट्रांग कर देंगे, तो इनको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दोस्तों दुनिया का जो सबसे पहला सर्च इंजन है नाम है उसका आर्ची। जी हाँ दोस्तों, गूगल तो इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन विश्व का, दुनिया का सबसे पहला जो सर्च इंजन है नाम है उसका आर्ची। आर्ची दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन है। जबकि बीइंग जो सर्च इंजन है इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। दोस्तों याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया जो सर्च इंजन था उसका नाम है, था नहीं है, उसका नाम है बीइंग। तो बीइंग जो है ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया सर्च इंजन है, जबकि आर्ची दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन है। दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि येंडेक्स भी एक प्रकार का सर्च इंजन है, और जल्दी से आप येंडेक्स के बारे में जो कुछ भी फैक्ट जानते हैं नीचे मुझे कमेंट कीजिए और बताइए येंडेक्स कैसा सर्च इंजन है, किसने बनाया है और कब बना है। जल्दी से आपका कमेंट आना चाहिए येंडेक्स के बारे में। तो अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अपने अगले प्रश्न पे। SERPS का पूरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, SERPS का पूरा नाम क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बिल्कुल केयरफुली पढ़ लीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से आपका कमेंट आना चाहिए दोस्तों। REPS का पूरा नाम, जल्दी जल्दी सोचिए, REPS का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जो पूरा नाम होगा वो हो जाएगा सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस। जी हाँ दोस्तों, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस ये हो जाएगा आपके SERPS का पूरा नाम, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, ये SERPS का पूरा नाम हो जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न, वेब क्रावलर को किस नाम से जाना जाता है? बहुत यूनिक क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल दोस्तों, वेब क्रावलर को किस नाम से जाना जाता है? लिंक डायरेक्टरी, वेब स्पाइडर, वेब मैनेजर या सर्च ऑप्टिमाइजर? जल्दी जल्दी कमेंट करना चाहिए आपको। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर वेब क्रावलर की बात हो रही है, तो आपको बता दें कि वेब क्रावलर को एक और नाम से जाना जाता है, और वही पूछा गया है यहाँ पे, वेब क्रावलर को किस नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेब स्पाइडर। जी हाँ दोस्तों, वेब क्रावलर को ही वेब स्पाइडर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट, इनमें से कौन सी वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है? जी हाँ दोस्तों, वेब होस्टिंग कंपनी कौन सी नहीं है? यहाँ पर चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को बहुत केयरफुली पढ़ लीजिए। इस बार मैं खुद आपको कह दे रहा हूँ कि इन चारों को खुद पढ़िए और बताइए कि राइट आंसर क्या है। वेब होस्टिंग कंपनी कौन सी नहीं है? यहाँ वेब होस्टिंग कंपनी की बात हो रही है, कौन सा नहीं है? जल्दी से कमेंट आना चाहिए आपका।
तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिंक्डइन। दोस्तों लिंक्डइन कोई वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है, लिंक्डइन पर जॉब पाने का एक यह जरिया है। लिंक्डइन के बारे में बताएं तो 2002 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और 2003 में इसको लॉन्च किया गया था। तो लिंक्डइन पूरे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जॉब सर्च करने वाला प्लेटफॉर्म है, जहाँ आप अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने स्किल के अकॉर्डिंग आप जॉब को सर्च कर सकते हैं। तो लिंक्डइन कोई वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस वेब ब्राउज़र ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया है? बहुत अच्छा प्रश्न। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था और उसे रिप्लेस करने का काम, इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान लेने का काम किसने किया है? एज, क्रोम, मोजिला या फिर बीइंग? चलिए जल्दी से आपका कमेंट आना चाहिए। इनमें से किस वेब ब्राउज़र ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया है? तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पहला ब्राउज़र था और इसका स्थान लिया 2010 वर्जन में एज ने, माइक्रोसॉफ्ट के ही एज ब्राउज़र ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि विंडो 10 में एज नाम के ब्राउज़र को जोड़ा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट और बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन पर। टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र निम्न में से कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र निम्न में से कौन सा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, लिंक्स, एज या फिर फायरफॉक्स? जल्दी जल्दी आपको कमेंट करना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलते जाएंगे और अभी आपकी परीक्षा के लिए जो भी दिन बचे हुए हैं मैं उनमें लगातार कोशिश करूंगा कि आप लोगों को हर दिन कुछ ना कुछ नए और बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करूं जो आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आप लोग भी जब परीक्षा दे करके आइएगा तो मुझे चाहे तो कमेंट के माध्यम से या मुझे पर्सनल जो है मैसेज करके भी आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं और उन प्रश्नों का कलेक्शन करके और मैं आपके लिए एक बहुत यूनिक सा वीडियो बना दूंगा जो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चनों का कलेक्शन होगा। आप चाहें तो मुझे टॉपिक भी बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक से रिलेटेड इस तरह का प्रश्न आया था, तो उससे आपके लिए प्रश्नों को बनाना मेरे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र जो है वो है लिंक्स। दोस्तों लिंक्स जो है ये टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र है जो कि बहुत पहले यानी काफ़ी पुराना जो ये ब्राउज़र है, ये www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के बाद नेक्सस हुआ और उसके बाद से फिर लिंक्स नाम का ब्राउज़र आया जो कि टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र था। अभी मैंने बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाया और उसी का जगह ले लिया था माइक्रोसॉफ्ट एज ने, जबकि फायरफॉक्स भी एक ब्राउज़र है जिसे मोजिला कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया और पूरा नाम है इसका मोजिला फायरफॉक्स। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत यूनिक क्वेश्चन। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? दोस्तों अभी आप एक वेबसाइट पर हो और यहीं से आपने दूसरी वेबसाइट पर जाने का काम किया, तो ये क्या कहलाएगा? एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है डाउनलोडिंग, ब्राउजिंग, अपलोडिंग या अटैचमेंट। तो जल्दी से आपका कमेंट होना चाहिए, क्या है राइट आंसर? दोस्तों यहाँ पर बता दें आप लोगों को कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ब्राउजिंग। दोस्तों ब्राउजिंग एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर, इसको हम सर्फिंग भी कहते हैं। दोस्तों सर्फिंग भी कहा जाता है। तो ब्राउजिंग, सर्फिंग ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने की क्रिया। तो ब्राउजिंग कहिए चाहे सर्फिंग कहिए, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने की क्रिया जो है वो ब्राउजिंग कहलाती है, इसे सर्फिंग भी। एक प्रश्न और आपके लिए मैं जोड़ देता हूं दोस्तों, सबसे पहली बार वेब सर्फिंग शब्द का इस्तेमाल किया था मार्क मैकहिल ने। दोस्तों मार्क मैकहिल ने सबसे पहली बार वेब सर्फिंग शब्द का इस्तेमाल किया था। दोस्तों यहाँ पर 2-3 फैक्ट जल्दी जल्दी आपको और बता दें कि जब सर्वर से किसी इंफॉर्मेशन को आप अपने डिवाइस में प्राप्त करते हैं तो वो क्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है। सर्वर पर कोई डेटा है और उसे आप अपने डिवाइस में लाना चाहते हैं तो उसको लाने के लिए आपको करना पड़ेगा डाउनलोड। सर्वर से डिवाइस में लाने की क्रिया डाउनलोड, जबकि डिवाइस में मौजूद डेटा
या आपके फ़ोन में, लैपटॉप में मौजूद डेटा अगर आप उसे सर्वर पर रखना चाहते हैं तो वो अपलोड कहलाता है। बिल्कुल दोस्तों, इसको याद रखिएगा, सर्वर से डेटा डिवाइस में लाना डाउनलोड और डिवाइस से डेटा सर्वर तक पहुंचाना अपलोड कहलाता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर भाग को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है, वो क्या कहलाता है? जीनोम, सेल, कर्नेल या फिर ओएस? दोस्तों आपका कमेंट आना चाहिए, जल्दी से आप बताएं कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर पार्ट को कहा जाता है कर्नल। कर्नल इज़ अ कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बिल्कुल मुख्य भाग होता है, जबकि सेल जो होता है ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड इंटरप्रेटर होता है। जी हाँ दोस्तों, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड इंटरप्रेटर जो है वह सेल होता है। जबकि आपको एक और बात बता दें कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे लिनक्स टारवाल्ड्स ने 1991 में बनाया है और यह दो तरह के GUI इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एक का नाम है जीनोम और एक का नाम है KDE। दोस्तों KDE यह पहला और दूसरा जीनोम। KDE का पूरा नाम के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है। तो इन सारे प्रश्नों को भी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। मैं कई बार अपने सेशन में इस तरह के प्रश्नों पर लगातार डिस्कस करता आया हूं, तो इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। ये मैक्सिमम मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि ये सारे प्रश्न रिपीट होने वाले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न तो और भी ज़्यादा धांसू है, बहुत शानदार प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य माउस का नहीं है? माउस का कौन सा कार्य नहीं है? क्लिक करना, डबल क्लिक, प्रोसेसिंग या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप? जल्दी से कमेंट कीजिए। आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, लेकिन बड़ा खास प्रश्न है। दोस्तों जल्दी से मैं आपको बता दूं कि माउस जो है वो प्रोसेसिंग की क्रिया नहीं कर सकता है। माउस जो है वो प्रोसेसिंग की क्रिया नहीं कर सकता है, जबकि क्लिक, डबल क्लिक और ड्रैग एंड ड्रॉप बड़े आसानी के साथ कर सकता है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रोसेसिंग, क्योंकि माउस प्रोसेसिंग नहीं करता है और ये क्लिक, डबल क्लिक या ड्रैग एंड ड्रॉप आसानी से कर सकता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा प्रश्न है। इंटरनेट पर पॉपअप से क्या तात्पर्य होता है? जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट पर जो पॉपअप्स आते हैं इनसे क्या तात्पर्य है? इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, ब्राउज़र या फिर सर्च इंजन? दोस्तों बताना है पॉपअप्स का क्या मतलब है, इंटरनेट पर जो पॉपअप्स आते हैं उनसे क्या तात्पर्य है। तो जल्दी से आपका कमेंट आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जितने भी हमारे बंधु, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं इस सेशन के साथ, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आप लोग ही मेरी ताकत हैं, आप लोगों को देख कर के ही मुझे एनर्जी मिलती है और मैं लगातार बिना थके आप लोगों के लिए भी काम करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों का कमेंट जो है ये मुझे एनर्जी देता है, कमेंट आपका लगातार आते रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इंटरनेट पर जो पॉपअप्स होते हैं उनका मतलब होता है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। आप देख पा रहे होंगे कि जब भी आप हमारा वीडियो ऑनलाइन प्ले करते हैं, आप हमारे चैनल पे आते हैं, तो आपको जनरली कुछ वीडियोस देखने को मिलते हैं, कुछ पॉपअप्स देखने को मिलते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य होता है एडवर्टाइजमेंट करना, प्रचार करना। तो दोस्तों पॉपअप्स का मुख्य मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। किसके द्वारा कंप्यूटर में समय और दिनांक सुरक्षित रहते हैं? यानी कि डेट एंड टाइम को कंप्यूटर का कौन सा पार्ट हमेशा सेफ रखता है? कंप्यूटर हम लोग बंद भी कर देते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कंप्यूटर बंद भी करते होंगे और जब दोबारा हम लोग चालू करते हैं तो ऑटोमेटिक आप देखते हैं कि बिल्कुल सही टाइम, सही डेट होता है। तो ये कौन होता है जिस पर यह डेट एंड टाइम सुरक्षित होता है? रैम, फ्लैश मेमोरी, सीमोस या फिर रोम? जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और बताइए।
दोस्तों यहाँ पर जो सीमोस होता है यही जिम्मेदार होता है डेट एंड टाइम को सही तरीके से चलाने के लिए। सीमोस एक छोटी सी बैटरी होती है जो कि कंप्यूटर में निरंतर अपना कार्य करता है। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डेट एंड टाइम से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन को ये सेव रखता है और कंटिन्यू रखता है। तो दोस्तों यहाँ पर सीमोस जो होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट, कौन सा एक डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सटीक स्थिति रिकॉर्ड करता है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हो रहा हो तो। कौन सा एक डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सटीक स्थिति यानी लोकेशन रिकॉर्ड करता है? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, फाइल एलोकेटर टेबल, फाइल कनेक्टर, बूट सेक्टर या फिर डिस्क क्लीनअप। जल्दी से आपका कमेंट आना चाहिए कि कौन सा वो जगह है जो कि यहाँ पर फाइल का नाम और सटीक स्थिति रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि फाइल एलोकेशन टेबल जो है यही वो जगह है जहाँ पर फाइल के नाम और उसके लोकेशंस वगैरह को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क पर स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न है, इनसाइक्लोपीडिया के लिए निम्न में से कौन सी वेबसाइट सबसे ज़्यादा फेमस है? जी हाँ दोस्तों, इनसाइक्लोपीडिया के लिए सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न भी है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ, गूगल, ask.com, विकीपीडिया या फिर याहू। दोस्तों आपका कमेंट आना चाहिए, इनसाइक्लोपीडिया के लिए निम्न में से कौन सा वेबसाइट सबसे ज़्यादा फेमस है? तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विकीपीडिया। विकीपीडिया जो है ये इनसाइक्लोपीडिया के लिए सबसे फेमस वेबसाइट है। दोस्तों गूगल एक सर्च इंजन है, ask.com भी एक सर्च इंजन है और याहू भी एक सर्च इंजन है। तो यहाँ पर इनसाइक्लोपीडिया के तौर पर विकीपीडिया आता है। ज़रूर आपने आज तक कभी ना कभी इंटरनेट पर सर्च करते हुए किसी टॉपिक को विकीपीडिया में ज़रूर पढ़ा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर विकीपीडिया हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, कौन एक बिंदु या अन्य प्रतीक है जो एक पैराग्राफ की शुरुआत में स्थित है? क्या कहलाता है? दोस्तों एक बिंदु या एक प्रतीक यानी सिंबल जो पैराग्राफ के बिल्कुल शुरुआत में है उसको क्या कहते हैं? लोगो, बुलेट, टारगेट या फिर सेल? दोस्तों आपका कमेंट आना चाहिए। जो किसी पैराग्राफ के शुरुआत में कोई डॉट हो या कोई सिंबल हो तो अगर ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है तो उसको क्या बोलते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने MS वर्ड में या राइटर में ज़रूर इसके बारे में पढ़ा होगा और इसका नाम है दोस्तों बुलेट्स। दोस्तों बुलेट जो हम लोग लगाते हैं वो या तो डॉट होता है या कोई सिंबल होता है। और यहाँ पर देखिए आपके इस प्रश्न में भी हमने बुलेट्स का इस्तेमाल किया है, यानी नंबरिंग का यहाँ इस्तेमाल किया है और यहाँ पर हमने ABCD नाम का ऑप्शन जो है वो दे रखा है। तो बुलेट एंड नंबरिंग हमेशा एक साथ होते हैं और ये जो है पैराग्राफ के बिल्कुल शुरुआत में स्थित होते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्यूचर स्किल पोर्टल निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? बिल्कुल नया प्रश्न, बिल्कुल नया, बिल्कुल सटीक आंसर हो, आप लोगों को याद हो, इसको मैं यहाँ पर याद कराने वाला हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही नया प्रश्न है। फ्यूचर स्किल्स पोर्टल निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? विप्रो, HCL, नास्कॉम या नेलेट, जिसे नाइलेट भी पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो फ्यूचर स्किल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो राइट आंसर हो जाएगा नास्कॉम। दोस्तों नास्कॉम जो है इसने ही सबसे पहली बार फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत की थी। दोस्तों अब हम लोग चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ और अपना अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं। बूटस्ट्रैप्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बूटस्ट्रैप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वेब एप्लीकेशंस, लॉट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा या फिर डेटा? जल्दी से आपका कमेंट आना चाहिए। बूटस्ट्रैप का सबसे ज़्यादा उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर बूटस्ट्रैप की बात हो रही है।
आपको बता दें कि जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा वेब एप्लीकेशन। दोस्तों वेब एप्लीकेशन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला जो काम है वो है बूटस्ट्रैप। दोस्तों आपको ले चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों विंडोज़ 10 में अगर आप विंडो के साथ आई बटन प्रेस करेंगे यानी विंडो आई शॉर्टकट को यूज़ करेंगे तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका विंडोज़ 10 है और आपने कीबोर्ड से विंडो के साथ आई बटन प्रेस कर दिया, क्या होगा। फाइल एक्सप्लोरर ओपन होगा, रीस्टार्ट होगा, ब्राउज़र ओपन होगा या फिर सेटिंग में आप चले जाएंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि विंडो के साथ अगर आप आई बटन प्रेस करते हैं विंडोज़ 10 में तो क्या होगा। दोस्तों मैं 7 वर्जन पे ये सेशन चला रहा हूं तो मैं यहां पर प्रेस करके चेक कर लेता हूं। विंडो के साथ आई बटन हमने प्रेस किया तो देखिए यहां पर विंडो के साथ हमने आई बटन प्रेस किया, वर्ड प्रोसेसर में कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों डेस्कटॉप पे जाके चेक करना होगा, तो आप बड़े आराम से चेक कर लीजिएगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि विंडो के साथ अगर आप आई बटन प्रेस करेंगे विंडोज़ के 10 वर्जन में तो आपको सेटिंग में जाने का अवसर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप बड़े आराम के साथ सेटिंग में जा सकते हैं विंडो के साथ आई बटन प्रेस करते हैं। और अगर आप विंडो के साथ ई बटन, ई फॉर एलिफेंट अगर आप यूज़ करते हैं विंडो के साथ ई बटन तो आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले प्रश्न पे। दोस्तों मोबाइल ट्रैकिंग के लिए किस नंबर का उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल को अगर ट्रैक करना हो तो किस नंबर का यूज़ किया जाएगा। मोबाइल ट्रैकिंग के लिए किस नंबर का उपयोग किया जाता है। मोबाइल नंबर का, IMEI नंबर का, सिम नंबर का या फिर मैक एड्रेस का। जल्दी से आपका कमेंट आना चाहिए। दोस्तों आपको बताना है मोबाइल ट्रैकिंग के लिए किस नंबर का उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल के लिए, मोबाइल को ट्रैक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं IMEI नंबर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ज़रूर अपने मोबाइल में IMEI नंबर देखे होंगे और दोस्तों IMEI नंबर से आप बड़े आसानी के साथ अपने मोबाइल को ट्रैक करने का काम कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें IMEI का पूरा नाम है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी IMEI का पूरा नाम है, जबकि सिम का पूरा नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल और मैक का पूरा नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो याद रखना है आपको ये सारे प्रश्नों को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MS वर्ड में माउस को 3 बार क्लिक करने पर क्या सेलेक्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, माउस को नहीं, माउस के बटन को। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा MS वर्ड में माउस के बटन को अगर आप 3 बार क्लिक करते हैं तो क्या सेलेक्ट होगा। सेंटेंस, वर्ड, पैराग्राफ या फिर पेज। जल्दी से कमेंट आना चाहिए। यहाँ MS वर्ड की बात हो रही है दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि अगर आप MS वर्ड चलाए होंगे तो अगर माउस को आपने लगातार 3 बार लेफ्ट बटन को क्लिक किया तो आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पूरा का पूरा होल पैराग्राफ, आपका पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा माउस का 3 बार लगातार बटन क्लिक करने पर। कुछ फैक्ट यहाँ पर जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब आप सिंगल क्लिक किसी शब्द के बीच में करते हैं तो केवल कर्सर ब्लिंक करता है। डबल क्लिक करते हैं तो वो पूरा का पूरा शब्द सेलेक्ट हो जाता है जिस शब्द पे आपका कर्सर है, जबकि अगर आपने 3 बार क्लिक कर दिया तो पूरा का पूरा पैराग्राफ होता है। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा गया है प्रश्न में, इसीलिए आपको केवल एक सेंटेंस सेलेक्ट होकर के दिख रहा है, जबकि अगर आप कोई पैराग्राफ लिखे होंगे तो बड़े आराम के साथ आप MS वर्ड में उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक बात यहाँ और जोड़ देना जरूरी मैं समझूंगा, अगर आप MS वर्ड में ना हो करके राइटर में हैं, दोस्तों यही प्रश्न अगर राइटर में पूछ दे तो देखिए कितना अंतर है। अगर राइटर में माउस के 3 बार बटन क्लिक किए जाएंगे तो केवल सेंटेंस होगा और पैराग्राफ करने के लिए 4 बार क्लिक करना पड़ता है। बिल्कुल याद रखिएगा, अगर राइटर में माउस का 3 बार आप क्लिक करेंगे तो केवल सेंटेंस सेलेक्ट होगा, यानी एक फुल स्टॉप तक आपकी लाइन सेलेक्ट होगी और पूरा पैराग्राफ करने पे 4 बार का आपको क्लिक करना पड़ेगा, जबकि MS वर्ड में तीसरी बार में ही पैराग्राफ का सिलेक्शन हो जाता है। तो ये याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है,
पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या है? जी हाँ दोस्तों, पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट बटन बताना है। बड़ा आसान प्रश्न है दोस्तों। पेस्ट स्पेशल की बात हो रही है और मैं जल्दी से आपको आंसर बता देता हूँ। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल शिफ्ट वी बटन। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट बटन होता है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग मूव करें तो देखिए दिया है सीपीयू के पास सुरक्षित कौन सी मेमोरी होती है? जी हाँ दोस्तों, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास जो सुरक्षित मेमोरी सेव मेमोरी होती है वो कौन सी मेमोरी है? तो रैम, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या फिर कैश मेमोरी। तो दोस्तों आपको बताना है सीपीयू के पास सुरक्षित कौन सी मेमोरी होती है। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैश मेमोरी। दोस्तों कैश मेमोरी जो है वो हमारे सीपीयू के पास बिल्कुल सेफ मेमोरी होती है। अगले प्रश्न की तरफ अगर ले चलें आपको तो अगला प्रश्न है सिम स्टैंड्स फॉर। अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ, तो हो सकता है कि आप लोगों को याद भी हो। दोस्तों सिम का यहाँ पूरा नाम पूछा गया, मुझे नहीं पता था कि आगे जो है सिम का पूरा नाम दिया हुआ है, नहीं तो मैं वहाँ पर बोलता नहीं। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो अब तक तो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। दोस्तों सिम का पूरा नाम आपसे पूछा गया है और वो है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल सिम का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है एनईएफटी के द्वारा ट्रांसफर करने में क्या जरूरी नहीं है? दोस्तों ये जो नहीं शब्द है ना, बड़ा शानदार शब्द है, बड़ा खास शब्द है। दोस्तों किसी भी प्रश्न के पूरे नेचर को ही बदल देता है। तो दोस्तों एनईएफटी में ट्रांसफर करने के लिए क्या जरूरी नहीं होता है? आईएफएससी, बेनिफिशियरी नेम, अकाउंट नंबर या फिर एटीएम नंबर। तो दोस्तों आपको बताना है एनईएफटी में ट्रांसफर के लिए क्या जरूरी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का एटीएम नंबर। अगर आप एनईएफटी करना चाहते हैं, नेफ्ट करना चाहते हैं, तो एटीएम नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास आईएफएससी कोड होना चाहिए, किसके पास आप भेज रहे हैं उसका नाम और अकाउंट नंबर का होना बड़ा आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पर आईएफएससी की बात करें तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड आईएफएससी का पूरा नाम है। और अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न के तरफ। नेफ्ट का भी पूरा नाम मैं बताते चलूँ आपको, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। फिर से मेरे साथ बोलिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र नेफ्ट का पूरा नाम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आईएफएससी कोड के प्रारंभ के 4 अल्फा कैरेक्टर किसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए बिल्कुल आईएफएससी से ही रिलेटेड ये प्रश्न आ गया। आईएफएससी कोड में जो प्रारंभ के यानी शुरुआत के 4 अल्फा कैरेक्टर होते हैं उस वह किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बैंक को, ब्रांच को, अकाउंट को या फिर स्टेटमेंट को? जल्दी से आपका कमेंट आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको बता दें कि जो आईएफएससी कोड होते हैं वो 11 अंकों का एक कोड होता है जिसमें शुरू के 4 अल्फ़ाबेट होते हैं और वो चारों ही रिप्रेजेंट करते हैं बैंक को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। दोस्तों 4 अल्फा कैरेक्टर के बाद जो 5वां होता है ना वो ज़ीरो होता है। 100% श्योर है कि 5वां जो होगा वो ज़ीरो होगा और लास्ट के 6 डिजिट होंगे। तो कुल मिला के इनकी संख्या होती है 11। 4 अल्फा कैरेक्टर, 5वां ज़ीरो कंपलसरी और लास्ट के 6 अंक होते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विंडोज़ में फाइल एंड फोल्डर के नाम के स्थान पर निम्न में से कौन सा चिन्ह प्रयुक्त कर सकते हैं? यानी अगर फाइल और फोल्डर का नाम देना हो तो इन चारों चिन्हों में से कौन सा चिन्ह आप नेम की जगह पर, नाम के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं? तो दोस्तों जल्दी से आपको कमेंट करना है। यहाँ पर आप 4 अलग अलग सिंबल देख पा रहे हैं और आपको बताना है कि फाइल एंड फोल्डर के नाम के स्थान पर निम्न में से कौन सा चिन्ह आप यूज़ कर सकते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेमीकॉलन। दोस्तों सेमीकॉलन को आप फाइल एंड फोल्डर के नाम पर यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न शानदार, ज़बरदस्त। रुपया शब्द किस भाषा से लिया गया है? बहुत अच्छा है दोस्तों। रुपया शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है? उर्दू, संस्कृत, मराठी या फिर हिंदी?
दोस्तों आपको बताना है रुपया जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। और दोस्तों आपको बता दें राइट आंसर होगा संस्कृत। जो सभी भाषाओं की जननी, सभी भाषाओं की माता कही जाने वाली जो भाषा है संस्कृत, संस्कृत से लिया गया है रुपया शब्द को। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। संस्कृत से ही रुपया शब्द की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीमेल के फाउंडर कौन है? जी हाँ दोस्तों, जीमेल यानी गूगल मेल के फाउंडर कौन है? दोस्तों गूगल मेल के फाउंडर कौन है? जीमेल के फाउंडर कौन है? लेरी पेज, पॉल बुचेट, सेर्गेई ब्रिन या फिर सुंदर पिचाई? दोस्तों आपको बताना है जीमेल के फाउंडर का नाम क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो जीमेल के फाउंडर हैं वो हैं मिस्टर पॉल बुचेट। दोस्तों पॉल बुचेट जो है इन्हें जीमेल का फाउंडर माना जाता है। पॉल बुचेट जो है वो जीमेल के फाउंडर हैं, जबकि लेरी पेज और सेर्गेई ब्रिन ने गूगल बनाया है। जी हाँ दोस्तों, गूगल को बनाने का श्रेय जाता है लेरी पेज, सेर्गेई ब्रिन को। और वर्तमान में गूगल के जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई। तो दोस्तों यहाँ पे 3 शानदार प्रश्न आपको मिल गए। पॉल बुचेट जीमेल के फाउंडर, लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन गूगल के फाउंडर, और वर्तमान में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। और दोस्तों एक और फैक्ट याद रख लीजिए, जीमेल को बनाया गया है 1 अप्रैल 2004 में। 1 अप्रैल 2004 में जीमेल को बनाने का काम किया गया है। जीमेल का पूरा नाम है गूगल मेल, जो निःशुल्क ईमेल प्रोवाइडर है, यानी ईमेल भेजने की सुविधा आपको जीमेल प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है इट्स कैश किस बैंक द्वारा अधिकृत मोबाइल वॉलेट है? जी हाँ दोस्तों, इट्स कैश किस बैंक द्वारा अधिकृत मोबाइल वॉलेट है? फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, एसबीआई, आरबीआई या फिर आईसीआईसीआई? कई बार हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर इट्स कैश किस बैंक द्वारा अधिकृत मोबाइल वॉलेट है? तो आपको बताना है फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, एसबीआई, आरबीआई या फिर आईसीआईसीआई। कई बार हो ही जाता है, इस पे जब भी पढ़ो कई बार हो जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर इट्स कैश का एक अनधिकृत मोबाइल वॉलेट है, यानी आरबीआई द्वारा इसको ऑथोराइज्ड किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न दोस्तों बिल्कुल तैयार रहिए। UIDAI यानी युदई का पूरा नाम क्या है? इसके द्वारा आधार कार्ड बनाया जाता है। आधार कार्ड के तब तक फुल फॉर्म आप चेक करिए, तब तक मैं कुल फैक्ट बता देता हूं। आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक पहचान पत्र है, और यह आधार कार्ड जो है आपके फिंगरप्रिंट और आंखों की रेटिना को भी स्कैन करके अपने पास स्टोर करता है। इसे फोटो पहचान पत्र के तौर पर जाना जाता है, और वर्तमान में लगभग हर एक चीज़ आप देख पाते होंगे कि आधार कार्ड से लिंक किया जाता है। और आधार कार्ड 12 अंकों का एक कार्ड होता है। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड 12 अंकों का एक पहचान पत्र है, तो जिसमें आपको आधार कार्ड देखने को मिलता है। आजकल आपको आधार कार्ड पर QR कोड भी देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड पर QR कोड भी आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर आपका पूरा एड्रेस भी लिखा होता है। और ये आधार कार्ड जिस संस्था द्वारा बनाया जाता है उसको UIDAI बोलते हैं, जिसका पूरा नाम यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका पूरा नाम हो जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसको बनाने का काम किया जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ ले चलते हैं आपको। अगला प्रश्न है QR कोड में कितने अल्फा न्यूमेरिक कोड स्टोर किए जा सकते हैं? बहुत दमदार शानदार प्रश्न है। QR कोड में कितने अल्फा न्यूमेरिक कोड स्टोर किए जा सकते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिल्कुल केयरफुली उनको रीड करिए और जल्दी से आपका कमेंट आना चाहिए। दोस्तों QR कोड में कितने अल्फा न्यूमेरिक कोड स्टोर किए जा सकते हैं? दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 4296। 4296 4296 अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं। और एक प्रश्न यहाँ मेरे कहने पर एकदम दिमाग में बिठा लीजिए आप लोग,
अगर प्रश्न ये होता कि क्यूआर कोड में कितने अंकों का कोड होता है, तब आप निश्चिंत होकर के 7089 पे आप लगा सकते हैं। 7089 एक क्यूआर कोड में इतने अंकों का कोड होता है, इतने कोड स्टोर होते हैं, जबकि अल्फा न्यूमेरिक कोड केवल उसमें 4296 होते हैं। तो दो प्रश्न याद रखना है, क्यूआर कोड में कुल कोड 7089 और क्यूआर कोड में अल्फा न्यूमेरिक कोड 4296। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट इंटरनेट नेटवर्क कौन सा था? दुनिया पे पहला इंटरनेट नेटवर्क कौन सा था? एनएसएफ नेट, अर्पा नेट, इंट्रानेट या इंटरनेट? जल्दी से कमेंट होना चाहिए आपका। आपको बताना है पहला इंटरनेट नेटवर्क कौन सा था। तो दोस्तों राइट आंसर सबको पता है, सबको पता है कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क अर्पानेट दुनिया का पहला इंटरनेट नेटवर्क माना जाता है, और इसको बंद करने के बाद बनाया गया एनएसएफ नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्पानेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ईडीआई का पूरा नाम क्या है? दोस्तों ईडीआई का पूरा नाम कई बार मैंने कराया है, और मैं इसका पूरा नाम ऐसा सोच रहा हूं कि जल्दी से आपको बता दूं। दोस्तों ईडीआई का जो पूरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए में आप कंफ्यूज मत होइए, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ईडीआई का पूरा नाम है। ईडीआई यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न के तरफ। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी क्या है? बिल्कुल, क्रिप्टोग्राफी क्या है? इनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड प्रोसेस, सिफर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट या फिर कोई सोशल साइट है? जल्दी से कमेंट कीजिए, क्रिप्टोग्राफी क्या है? आपका कमेंट आना चाहिए दोस्तों, जल्दी से आपका कमेंट आना चाहिए, क्रिप्टोग्राफी क्या है? तो आपको बता दें, क्रिप्टोग्राफी यह है इनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। अब एक बात बिल्कुल केयरफुली सुनिए, बिल्कुल ध्यान से, एकदम ध्यान लगा लीजिए दोस्तों। जब भी हम कोई नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं तो वो प्लेन टेक्स्ट कहलाता है। जैसे एक साधारण परिभाषा समझिए, व्हाट्सएप पर आप किसी व्यक्ति को मैसेज टाइप कर रहे हैं, हेलो फ्रेंड्स, आपने ये मैसेज टाइप किया, तो दोस्तों वो टेक्स्ट जो होगा वो प्लेन टेक्स्ट कहलाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसे सेंड करते हैं तो वो पूरी तरह से पहले उसे इनक्रिप्ट किया जाता है, यानी कोड में बदला जाता है। तो जब हम प्लेन टेक्स्ट को कोड में चेंज करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं, तो वो सिफर टेक्स्ट कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, फिर से एक बार, प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने की क्रिया और इनक्रिप्ट होने के बाद जो टेक्स्ट बनता है उसको बोलते हैं सिफर टेक्स्ट। और जब सिफर टेक्स्ट फिर से डिक्रिप्ट होकर के और प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है तो वो नॉर्मली प्लेन टेक्स्ट कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, तो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने की प्रक्रिया ही क्रिप्टोग्राफी है, जो सिफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट के रूप में जाना जाता है। प्लेन टेक्स्ट जो हम लोग लिखते हैं, प्लेन टेक्स्ट से कोड में बदलना सिफर टेक्स्ट, और कोड से फिर से नॉर्मल टेक्स्ट में बदलना ये कहलाता है, कोड से फिर से प्लेन में बदलना सिफर टेक्स्ट कहलाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप कि कंफ्यूज नहीं होंगे, एक बार फिर से कर देते हैं। प्लेन टेक्स्ट से कोड में बदलना सिफर टेक्स्ट, और कोड से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना ये हो गया सिफर टेक्स्ट। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। alibaba.com के ऑनर कौन है? दोस्तों alibaba.com चाइना का सबसे पावरफुल वेबसाइट। alibaba.com के ऑनर कौन है? जैक डोरसी, जैक मा, डेविस डस्टिन या एलन ट्यूरिंग? जल्दी से आपका कमेंट आना चाहिए, कौन है alibaba.com के ऑनर? तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जैक मा। जैक मा जो हैं ये अलीबाबा के ऑनर हैं। और दोस्तों एक चीज़ और आपको जल्दी से बताना है कि ये जैक डोरसी कौन है भाई? जैक डोरसी कौन है भाई? क्या बनाया है इन्होंने? तो दोस्तों जैक डोरसी ने क्या बनाया है आपको जल्दी से कमेंट करना है, नीचे कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से आपका कमेंट देख रहा हूँ, जैक डोरसी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
डीवीडी की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क की शुरुआत कब हुई थी? 99, 95, 96 या 98? जल्दी से आपका कमेंट आना चाहिए। डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क को कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रश्न नंबर 96 का ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डीवीडी की शुरुआत हुई थी 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। दोस्तों जॉब सर्च करने के लिए कौन सा वेबसाइट इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई जॉब सर्च करना हो तो आप कौन सा वेबसाइट इस्तेमाल करेंगे? दोस्तों फेसबुक, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर लिंक्डइन? जल्दी से आपको कमेंट करना है। थोड़ी देर पहले इसी सेशन में मैंने आपको बताया है कि कौन सा वेबसाइट आप जॉब सर्च करने में इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा लिंक्डइन। दोस्तों लिंक्डइन जो है यह जॉब वगैरह सर्च करने में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। फेसबुक पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट है, अमेजॉन ई कॉमर्स का साइट है और फ्लिपकार्ट भी ई कॉमर्स का साइट है। दोस्तों अमेजॉन के बारे में आपको बताएं कि अमेजॉन जो है यह तैयार किया गया है। दोस्तों अमेजॉन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स की कंपनी है और अमेजॉन जो है यह दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है, जबकि फ्लिपकार्ट भारत में निर्मित है और इसे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने मिलकर के तैयार किया है। दोस्तों सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने फ्लिपकार्ट को तैयार किया है। और अमेजॉन को किसने तैयार किया है? नीचे आप कमेंट कीजिए, अमेजॉन को किसने तैयार किया है? जल्दी से बताइए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न, ये तो फेवरेट क्वेश्चन, बड़ा पूछा जाता है ट्रिपल सी का, तो जैसे लगता है कि ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। दोस्तों इक्वल सेलिंग 97,7 की वैल्यू क्या होगी? यानी कि अगर हम यहाँ पर सेलिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं 97,7 के लिए तो क्या आउटपुट आपको मिलने वाला है? 98, 96, 91 या फिर नॉन? लगातार सबका कमेंट आना चाहिए दोस्तों। क्या है यहाँ पर राइट आंसर? दोस्तों आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 98। दोस्तों राइट आंसर होगा 98। सेलिंग के बारे में आपको हम बता दें कि सेलिंग हमेशा संख्याओं को ऊपर ले जाता है। यहाँ पर देखिए छोटा सा फैक्ट समझिएगा, 97 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो दोस्तों ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, और अगर हम इसमें संख्या कुछ आगे बढ़ाएंगे यानी 98 करेंगे तो वो 7 से पूरी तरह कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली सेलिंग में यह बात पूछी जाती है कि जो संख्या दी हुई है इस संख्या में उसको कट कराना है और वो संख्या पूरी तरह से पूर्णांक यानी कटने वाली होनी चाहिए। तो दोस्तों 97 को अगर 7 से आप डिवाइड करेंगे तो वो नहीं यहाँ पर डिवाइड होगा और 98 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो सेलिंग में हमेशा आगे बढ़ा दिया जाता है, जबकि यही अगर फ्लोर होता तो संख्या आपकी नीचे चली जाती। तो दोस्तों फ्लोर का आंसर 91 हो जाता और सेलिंग का आंसर यहाँ पर 98 है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत अच्छे प्रश्न पे। बिल्डिंग एंड कैंपस में प्रयुक्त होने वाला नेटवर्क कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, किसी बिल्डिंग में या फिर किसी कैंपस में जो यूज़ होने वाला नेटवर्क है उसका नाम क्या है? लैन, मैन, वैन या फिर ऑल? जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा है जो बिल्डिंग और कैंपस दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर बिल्डिंग कैंपस की बात है। मैं चारों का, चार नहीं 3 ही है ना, तो दोस्तों 3 का मैं पूरा नाम आपको बताता हूँ। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो बिल्डिंग और कैंपस यानी लोकल एरिया, तो दोस्तों जाहिर सी बात है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्डिंग और कैंपस के लिए जो नेटवर्क प्रयोग किया जाएगा वो होगा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा और वाइड एरिया नेटवर्क से जो छोटा होता है वो मैन कहलाता है यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वाइड एरिया नेटवर्क पूरे दुनिया भर में फैला हुआ नेटवर्क है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला प्रश्न, पीओएस मशीन में कौन सा प्रिंटर प्रयोग होता है? पॉइंट ऑफ सेल मशीन। पीओएस का पूरा नाम है पॉइंट ऑफ सेल। तो दोस्तों पॉइंट ऑफ सेल में कौन सा प्रिंटर प्रयोग होता है? थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? तो दोस्तों आपको बताना है
पीओएस मशीन में कौन सा प्रिंटर प्रयोग होता है? तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आपका कमेंट आना चाहिए। आपको बताना है कितना इसमें कौन सा प्रिंटर प्रयोग होता है पीओएस मशीन में। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थर्मल प्रिंटर। दोस्तों थर्मल प्रिंटर जो है यह आपका पीओएस मशीन में, पॉइंट ऑफ सेल मशीन में यूज़ होता है। दोस्तों लेज़र प्रिंटर का मैं आपको फैक्ट बता दूं, लेज़र प्रिंटर की डीपीआई यानी डॉट पर इंच सबसे ज़्यादा हाई होती है। सबसे अच्छी क्वालिटी में लेज़र प्रिंटर बिल्कुल सबसे तेज प्रिंटिंग का काम करता है। लेज़र प्रिंटर से रिलेटेड एक और प्रश्न बता दें आपको, लेज़र प्रिंटर में जो सिलेंड्रिकल ड्रम होता है उसे फोटो रिसेप्टर का नाम दिया जाता है, जबकि इंकजेट प्रिंटर में आयनाइज्ड इंक का प्रयोग किया जाता है। और डॉट मैट्रिक्स से भी चलते चलते एक फैक्ट जान लीजिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को कैरेक्टर प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। इसका एक दूसरा नाम क्या है भैया? कैरेक्टर प्रिंटर। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा सेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका है। दोस्तों अगर ये पूरा सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो सेशन को लाइक करिए। आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि आपने आज के इस सेशन में कुल कितना राइट आंसर किया है। और जितने भी लोग सेशन को यहाँ तक देखते आए हुए हैं, दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपकी परीक्षा बहुत अच्छी हो, ये हमारा ईश्वर से कामना है। दोस्तों इसी तरह का लगातार सेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को, इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर करने का हमसे वादा करिए। मिलते हैं अगले कुछ खास सेशन में, कुछ खास वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद।